जो लोग लंबे समय तक देश की सेवा करते रहे, हमारी सुरक्षा करते रहे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह की बातें वो स्वयं प्रदर्शन कर करके पिछले लंबे समय से कहते आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि उनसे पैसे लिए गए जब वो सर्विस कर रहे थे और कहा गया कि उन्हें प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, लेकिन आज तक उन्हें ये अलॉटमेंट नहीं हुई है। अलॉटमेंट मतलब डॉक्यूमेंटली तो हो गई है। 2003-4 में उनको कहा गया कि आपके वहां पर प्लॉट है, जाएं आप अपना बनाएं जो घर आपको बनाना है, लेकिन जब वो वहां पर गए तो उन लोगों ने उन्हें बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद से ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि करोड़ों रुपए उनसे लिए गए हैं और जिस संस्था ने उनसे लिए हैं वो संस्था उनके साथ न्याय नहीं कर रही। एक ऑफिसर है उनके, कर्नल आर एस, मैं आपको बताता हूँ, कर्नल आर एस सलाथिया जो रिटायर्ड कर्नल है, उनको भी कार्यालय से निकाल दिया गया है। अब इन सब बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग हाउसिंग के जॉइंट चेयरमैन हैं कर्नल के एस जम्वाल। अच्छा जम्वाल साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने उनसे पैसा लिया जब वो सर्विस कर रहे थे और कहा कि आप उन्हें प्लॉट अलॉट करेंगे, जो सर्विस से जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनका जीवन सुखद होगा, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि हमारे 700-800 रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो उनकी मृत्यु भी हो गई है, लेकिन अब तक कोई अलॉटमेंट इसके ऊपर नहीं है। इसके अलावा आपने अपने एक अधिकारी को भी यहाँ से निकाल दिया है, वजह क्या हुई है? सबसे पहले मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है कि जो भी प्रोजेक्शन की गई है आपको इस इशू के बारे में, वो कुछ मैनिपुलेटेड है। असलियत इसमें उन्होंने नहीं जाहिर की है। मैं आपको इसकी 100% असलियत बताऊंगा। सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ, भाई ये धांधली एक पैसे की और इनजस्टिस एक पैसे का, ये हमारे हाउसिंग की तरफ से नहीं है। ये जैसे ही मैं आपको इसकी ब्यौरा और डिटेल बताऊंगा तो आप खुद भी इस बात पर यकीन कर लेंगे, भाई सब कुछ दुरुस्त है। एक और बात उन्होंने कहा, ये तो कह रहे हैं कि कहीं से रजिस्टर्ड भी नहीं है। क्या चीज? अरे ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसे ही चल रही हवा में। ये मुझे बड़ा भारी अफसोस आता है, भाई जो भी कहता है बगैर चीजों को चेक किए हुए वो बताता है ये चीज, ठीक है ना। ये हमारी JNK एक्सरसाइज लीग जो है एक वेलफेयर एनजीओ है, जो एक रजिस्टर्ड है JNK स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार सोसाइटी से 1973 से, और ये रेज हुई थी 1951 में, ब्रिगेडियर कंसारा सिंह ने रेज की थी। और ये उस वक्त से फौजियों की वेलफेयर, विडोज के वेलफेयर कर रही है। ये इंडियन एक्सरसाइज लीग की हिस्सा है, उनके साथ एफिलिएटेड है, जो के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट इंडिया से प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड है और रजिस्टर्ड है। So as a part of IESL also registered, as a direct part from JNK side also we are registered. They are all telling lies and fabricated stories. And we can show you the proof of the registration certificate and others. आपको शायद मीडिया के होने के नाते आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही ये यूनियन टेरिटरी का ऑर्डर हुआ है, उसके बाद तमाम रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गई है, फ्रेश उसकी रजिस्ट्रेशन चलनी है। उसके लिए भी हमारी ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो जा चुकी है, जैसे बाकियों ने दी है, हमारी भी वेरिफिकेशन हुई, सब कुछ हुआ, और अभी मेरे ख्याल में लीग के ऑर्डर भी आ चुके होंगे नई रजिस्ट्रेशन के भी। बट ये फ्रॉम 73 ऑनवर्ड्स दिस हैज बीन रजिस्टर्ड, सो दिस इज ए कंप्लीटली लाई और फैब्रिकेटेड स्टोरी। अब जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने काफी पैसा आपको दिया है, आपने लिया है, कितना पैसा अब तक आप ले चुके हैं, कितने कर्मियों से ले चुके हैं और किया क्या गया है? हाँ, ये एक पोर्शन है कि हमने पहले, क्योंकि लैंड कोई भी जगह पर अक्वायर नहीं की जा सकती जब तक आपके पास पैसा ना हो, तो हमारी JNK एक्सरसाइज लीग के पास कोई पैसा नहीं था। ये प्रोजेक्ट हमने लिया जबकि हजारों
जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया हमारे प्रेसिडेंट को भाई ये लो, और इसका अप्रूवल फरूक के वक्त में दिया गया 97 में। और उसके बाद हमने गवर्नमेंट को कहा ये स्टेट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसको ये हैंडल करना चाहिए केस। लेकिन सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। एक्चुअली जैसे पहले वाली सैनिक कॉलोनी है वो शुरू में सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हैंडल की थी, बाद में कोऑपरेटिव को दी है। लेकिन इस बार सैनिक कॉलोनी उन्होंने मना कर दिया, इसलिए अपने जनरल गवर्नर जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इन लोगों की इंसिस्ट करने पे लीग को बोला भाई आप इसको हैंडल करो। सो इसलिए हैंडल किया गया। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने, हमने सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन ली, फॉर्मल परमिशन, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि पैसा जो है वो एप्लीकेंट देंगे, सारा गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देगी इस कॉलोनी के लिए। जमीन खरीदने में गवर्नमेंट उनको जमीन अक्वायर करके देगी, उसके लिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को हमें ये सब काम करने के लिए उनको इस काम के लिए लगाया। तो उन्होंने हमें ये एडवाइस दी भाई आप ये एक्विजिशन में टाइम लगता है, तो आप मेहरबानी करके जितनी डायरेक्टली एक्वायर कर सकते हो जमीन ऐसे करो। तो हमने लीग ने बोर्ड ऑफ अफसर डिप्यूट किया, उस बोर्ड ऑफ अफसर ने जमीन जो है लोगों से एक स्टैंडर्ड बनाया, उसमें से लोगों से खरीदना शुरू की और रजिस्टर करना शुरू की। उसमें कुछ एक जमीन ऐसी थी जो कि दफा 4(8) से है, रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी, वो बिल्कुल सेंटर में पड़ती थी कॉलोनी में, अगर उसको नहीं लेते तो आपकी कॉलोनी नहीं बन सकती थी। तो मालिकों ने हमें कोर्ट में जाके लिख के दिया भाई इसको आप हमें 90% का पैसा दे दो, बाकी आप जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे दे दो, आप इसमें कॉलोनी डेवलप करो। तो जब ये सब चीजें हुई तो फिर लीग में ये फैसला किया गया और ये जो अपनी जमीन खरीदी हुई है इसके ऊपर पहली अलॉटमेंट कर दी जाए। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा मकसद था भाई हम 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये कॉलोनी कंप्लीट कर दें, और उसका सबूत ये है कि 2 साल के अंदर अंदर हमने पहली अलॉटमेंट की और उसमें मोर देन 50% लोगों को प्लाट अलॉट कर दिए। और हमें अफसोस ये है, और हर रोज हमें डीसी को जाकर के अपोलोजाइज करना पड़ता है भाई जिनको हमें रजिस्टर्ड लैंड पर भी प्लाट अलॉट किए हैं, 20-25 साल में उन्होंने अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की। हमने उधर पानी की पूरी स्कीम लगा दी हुई है, 5-7 करोड़ रुपया लगा करके कच्ची सड़कें बना चुकी हैं, 10-15 किलोमीटर ब्लैक टॉप भी बना चुके हैं, नालियां बन चुकी हैं, 14-15 किलोमीटर पानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, मतलब ले डाउन हो चुकी है। लेकिन ये लोग जमीन पे जाकर के अपनी कंस्ट्रक्शन को डिले कर रहे हैं, तो इनका पता नहीं क्या इंटीरियर मोटिव है। और उस दूसरी वजह इसमें जो अभी एज ऑन डेट अगर आप इसकी स्टेट देखें तो हमारी स्टेट के साथ इसमें 1532 प्लाट ऑलरेडी लॉट कर चुके हैं और 1252 बंदे जो है वो रह गए हैं, और जो जमीन गवर्नमेंट की तरफ से हमें अवार्ड हुई है वो तकरीबन 2000 कनाल जमीन हमें हैंडओवर होनी है, जिसकी पेमेंट उनको पार्ट पेमेंट हम कर चुके हैं। टोटल पेमेंट है 63 करोड़ एंड वी हैव मेड एज ऑन डेट 32 करोड़ रुपीस इज लाइन विद द डीसी आउट ऑफ द टोटल amount deposited by these individual as on date around 34 crore rupees जो हमने उनसे कलेक्ट किया था, उसमें से 32 करोड़ डीसी के पास डिपॉजिट है, 2 करोड़ हमारे पास है, जिस पर से जो भी एप्लीकेंट विड्रॉ करना चाहता है उसको हम पैसे वापस देते हैं और उससे उसको साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं। अच्छा। और साथ में उनको ये परमिशन है कि अगर सब्सिक्वेंटली जब ये अवार्ड हमें अलॉट हो जाएगा, अगर दोबारा वो आना चाहे तो हम उनको एंटरटेन करेंगे। जिन लोगों को आपकी तरफ से जमीन अलॉट हो गई है उनमें से कितने लोगों ने अपना घर बना लिया है, कंस्ट्रक्शन कर ली है? यही एक सोर पॉइंट है जो डीसी साहब ने भी बड़ी दफा हमें कहा है जब भी उन्होंने विजिट किया
इस वक्त तक जो एक्चुअल घर बने हुए हैं वो तकरीबन 2.5 या 3 घर बने हुए टोटल, और कोई 500-600 लड़कों ने ग्राउंड पे अपने प्लाटों की फाउंडेशन वगैरह ले की है। लेकिन उसके बाद आगे बावजूद बोलने के बताने के फिर भी वो कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर रहे। तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी तो यही कह रहे हैं कि जो अलॉटेड जमीन है हमें 2003-4 में अलॉट हुई, हम जब वहां जाते हैं तो वहां के जो लैंड ओनर हैं वही विरोध करते हैं। वो तो कहते हैं खरीदी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट हवा में ही है, हमसे तो खरीदी नहीं है। ये एक बात है, आप देखना चाहोगे डॉक्यूमेंट्स अभी हम आपको दिखा सकते हैं, तमाम रजिस्ट्री है हमारे पास है, ठीक है ना। ये तो ऐसी बात करने की बात है। आउट ऑफ दीज पीपल आल्सो मोर देन 300 पीपल से ज्यादा इनके नाम पर रजिस्ट्री हो चुकी है। जब से ये इन्होंने गवर्नमेंट ने बदली किया था तरीका, मतलब कोर्ट से बदली करके इन्होंने रेवेन्यू वालों को दिया है, तब से ये अड़चन इसमें आना शुरू हुई। उससे पहले कोई अड़चन नहीं थी, रजिस्टर्ड लैंड के ऊपर सब प्लाट थे। ये जो इनका कहना है वो एक ऐसी जगह है जिसकी जो रजिस्टर्ड है उसने पैसे ले लिए हुए हैं, वो तकरीबन कोई 100 कनाल के करीब जमीन है। इसमें से जो हमने टोटल 1500 कनाल खरीदी हुई है, उसमें से 100 कनाल जमीन ऐसी है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन ये लोकल जो है वो थोड़ी गुंडागर्दी उधर कर रहे थे, हमें काम नहीं करने देते थे। ये जो कोई भी जाता था उधर तो उसके ऊपर वो उसको अपनी मकान नहीं बनाने देते थे, तो पर फोर्स हमें कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने इनके ऊपर स्टे लगाया है कि ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी इस वक्त क्लियर है काम, और ओनर ने अल्टीमेटली आकर के हमारे से दरख्वास्त की है कि आप इसको जमीन को आइडेंटिफाई कर दो, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बाय एंड लार्ज ये इशू जो है जमीन में ऐसे आते ही रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारा मकसद था 4 से 5 साल में प्लाट अलॉट कर देने, वो हमने इतना डिले करना हमारे मकसद में था ही नहीं। इसीलिए 2 साल के अंदर अंदर जो हमने जमीन खरीदी वो 2003 में 30 अप्रैल को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हाजिरी में हमने 1200 आदमी को प्लाट अलॉट किए इसी जमीन पर, और उसके बाद भी हमने कोई 1300 या 300 या 400 और प्लाट अलॉट किए। हमने 2003 में लैंड एक्विजिशन में गए। लैंड एक्विजिशन में जो पहला ऑर्डर होता है वो होता है सेक्शन 4 के नीचे, वो हुआ मई 2003 में, और उसके बाद 2006 में डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में चले गए सेक्रेटरीट में सैंक्शन के लिए, लेकिन सेक्रेटरीट वाले उसके ऊपर बैठे रहे, मूव करके श्रीनगर में, उधर से जाकर के उन्होंने चिट्ठी लिख दी भाई इसका टाइम पार हो गया, क्योंकि फाइनल ऑर्डर 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। ये 3-4 महीने सेक्रेटरीट में बैठे रहे, टाइम पार हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते थे। दोबारा डीसी जम्मू ने बोला भाई मैं 6 महीने में इसकी आपको दोबारा एक्विजिशन कर दूंगा, बट हमारी बदकिस्मती भाई जम्मू को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक सांबा बन गया एक जम्मू, और हम आगे सांबा में ना डीसी ऑफिस था ना कोई ऑफिस था। 1 साल भर दौड़ते रहे, तो ये 2008 में फिर दोबारा एक्विजिशन शुरू हुई, और इस बार हम उसके पीछे लगे रहे, और ये हम बड़े शुक्रगुजार हैं बल्ला साहब के, उनके पास बैठ करके हमने ये ऑर्डर सैंक्शन किया, और ये ऑर्डर उन्होंने दिया 1 जनवरी 2012 को, एक्विजिशन का अप्रूव कर दिया। और उस वक्त तक हमने ओरिजिनली 24 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया था, जो हमारी जमीन हमें हैंडओवर हो गई थी ये 2008 और 2014 के दौरान। और उसके बाद जब ये ऑर्डर लेके आए उस वक्त डीसी का स्टाफ जो है उसने हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन की, और 1 महीने के अंदर अंदर 28 जनवरी को उसका अवार्ड जो है वो नोटिफाई कर दिया। फिर उसके बाद इनका अपना रेवेन्यू का टाइम लगता है, तो उन्होंने सिर्फ हमें 163 कनाल जमीन हैंडओवर की अवार्डेड लैंड, और बाकी जमीन उन्होंने हैंडओवर नहीं की। इसी दौरान में जो कुछ जिन्होंने जमीन हमें दी थी वो हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कंप्लीट लैंड एक्विजिशन के ऊपर स्टे ले लिया। ये हुआ अगस्त 2015 में।
तो जब तक ये स्टे जो है वो खत्म नहीं होता, हम आगे कोई स्टेप नहीं ले सकते। 2015 से के बाद अब तक स्टे क्यों नहीं हट रहा है? आप गए नहीं कोर्ट में? ये ऐसा है, ये कोर्ट केस भी जो फाइल हुआ है ये अगेंस्ट डीसी जम्मू सांबा है, गवर्नमेंट के थ्रू और डीसी, क्योंकि ये एक्विजिशन के ऊपर है ना, लीग के ऊपर केस नहीं है, हम सिर्फ इसमें बेनिफिशियरी है। तो हमने अपना एडवोकेट भी किया हुआ है, लेकिन कोर्ट हमारी कोई बात डायरेक्टली नहीं सुनता, वो कहता है ये गवर्नमेंट का जो एडवोकेट है वो देगा, और गवर्नमेंट एडवोकेट्स की फंक्शनिंग जो है वो डीसी और गवर्नमेंट के अंडर है। बावजूद हमारे प्रोजेक्शन गवर्नर को भी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी, डीसी को भी दी, कमिश्नर सेक्रेटरी को भी दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दी, डीसी को पता नहीं 20 बार हम इस चीज के बारे में बता चुके हैं, लेकिन ये उनके लेवल पे इसके ऊपर पूरी तरह से फॉलो अप नहीं हो रहा है। अब इसका फॉलो अप अभी लास्ट में उसने डीसी ने कर रहा है भाई, तमाम डॉक्यूमेंट जो उसने ऑर्डर किए थे लैंड एक्विजिशन में, जिसमें दफा 4, दफा 6-7, दफा 9, दफा 9A और इसके रिलेटेड फाइनल अवार्ड, सब डॉक्यूमेंट्स उनको जज को देने हैं, और ये उसमें डीसी का फेलियर है, अभी तक उसके डॉक्यूमेंट जो है नहीं भेजे हैं। तो अल्टीमेटली हमें जज को बोला भाई हम अपनी तरफ से इकट्ठे करके देते हैं, तो अभी हमने वो इकट्ठे किए हैं और जज से ये ऑर्डर लिया है भाई हम लेकर के जितने हमारे पास है डीसी को देंगे, ये अगली हियरिंग में उनको वो पेश करेगा। मतलब ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये खत्म होंगे? देखिए प्रदर्शन जो है इनको लिए हम कोशिश तो करते हैं इनको पैसिफाई करने की, लेकिन इनको इतनी देर हो गई है, ये भी सही है अपने मकसद में, भाई इनका तो होना चाहिए, लेकिन जो चीज हमारे अपने हाथ में नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं बताइए, आप ही बताइए कैसे कर सकते हैं जब तक जमीन नहीं आएगी जिसके लिए पैसे जमा हो चुके हैं। पैसे की जो है अगर आप देखना चाहें मैं आपको दिखा सकता हूं, हमारे पास हमने टोटल 34 करोड़ रुपीस इनका एज ऑन डेट पैसे वापस करने के बाद एज ऑन डेट जो हमने अपने पास हमारे इसमें IRLA में और लेजर पर है वो तकरीबन 34 करोड़ से कम है, और इसमें से तकरीबन 32 करोड़ रुपीस जो है वो डीसी के पास जमा है। अच्छा। और पहले उस पर हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा था, ये बड़ी मुश्किल से कोर्ट में दोबारा केस फाइल करके अभी उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना शुरू किया। ये जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है लैंड कास्ट के ऊपर सारे का सारा हमने कास्ट के साथ क्लब किया है, सो दैट ये जो शॉर्टेज है 2.5 करोड़ रुपए की ये पूरी हो सके। ये कुछ हम इस इंटरेस्ट से पूरी करेंगे, और कुछ जो अगर एक्स्ट्रा जमीन हमारे पास आ गई तो नए एप्लीकेंट को थोड़ी सी हाई कास्ट में दे करके उनसे पूरी करेंगे। ये वाले एप्लीकेंट से हम कोई एक पैसा नहीं एक्स्ट्रा ले रहे। और एक और भी बात मैं बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहिए, हमारा जो स्टाफ है दे आर ऑनरेरी वर्किंग, मतलब इसमें कोई ऐसा जॉब जिसको बोलते हैं ये जॉब नहीं है, ये वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इस पर जो वॉलंटियर है वो आएगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट लंबा खिंच गया है तो इसलिए वॉलंटियर उनको घर से आना पड़ता है, पेट्रोल खर्च करना पड़ता है इस वक्त, इसलिए उनको थोड़ा बहुत हम ऑनरेरियम देते हैं, पे नहीं देते। एक अफसर जो है ये बाहर किसी भी साथ सर्विस करेगा, जैसे हमारे ECH में करते हैं तो उनको 1-1 लाख रुपया मंथली पे मिलती है, लेकिन हम उनको 15-20 हजार रुपये पे वो काम करते हैं, उसमें से 4-5 हजार रुपया उनका खर्च हो जाता है पेट्रोल पर, तो इसलिए वो भी एक ऑनररी जॉब इधर कर रहे हैं। ये नहीं है भाई किसी को कमिटमेंट है भाई ये एक सर्विस है, नो, अगर कोई आना चाहे आए, जाना चाहे जाए। इस अफसर की जो आपने बात की ये सलाह थी सर, हाँ, ये एक मोस्ट इनडिसिप्लिन अफसर है जो सबके साथ लड़ता है, और कोई भी काम दो तो वो उसको टाइमली पूरा नहीं करता। वो कह रहे हैं मुझसे इलीगल कामों के ऊपर कहते हैं सिग्नेचर, इलीगल काम बताए जिसपे दस्तखत किए है, ठीक है ना, वो सब बकवास, सॉरी झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, एक भी इलीगल काम बताए जिसपे दस्तखत दिए बताइए।
ठीक है ना। इसको हमने ये बोला भाई तू इमीडिएटली, सबने रिक्वेस्ट की थी भाई ये जो जिस जमीन पे ये लोकल लोग जो है ये मना करते हैं उन सबको चिट्ठियां लिखो। पिछली बार जब आए हैं तो मैंने इसको बोला कर्नल सलातिया प्लीज राइट देम लेटर इमीडिएटली, इसने अभी तक नहीं किया। इसको बोला रजिस्ट्री शुरू कराओ, अभी तक रजिस्ट्री नहीं शुरू कराई इसने दोबारा, जो तो उधर जा करके रोज मुझे इसको बोलना पड़ता है। और जब ये इसका इमीडिएट जो सीनियर अफसर है उसकी तो वो परवाह नहीं करता, रोज गाली निकालता है उसको इधर आकर के, सबके साथ लड़ता है। ऐसे अफसर को इधर रखना जो है ये मैक्सिमम हमारे जो काम खराब हो रहे हैं ये सब इसकी वजह से हो रहे, स्पेशली राजेंद्र बिहार कॉलोनी के लिए। तो इसलिए इसका कोई राइट नहीं है ये इधर रहे। ऑफिशियल अपॉइंटमेट को डॉक्यूमेंट दिया हुआ, इधर जो भी वो काम करने आता है इनसे पूछो अफसरों से, कोई किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है? नहीं। इट इज ऑनररी जॉब, देयर इज नो रिटर्न गिवन टू हिम, इट इज द पर्सनल वन टू वन अंडरस्टैंडिंग, भाई आपको इतना ऑनररियम देंगे, आप इतना से इतने बजे तक काम करेंगे। सो दिस इज नॉट अ रेगुलर जॉब एट ऑल। तो किसी को भी रखा जा सकता है, किसी को भी निकाला जा सकता है। निकाल दिया, इसको निकालना पड़ा मजबूर है, क्योंकि ये हमारे कामों में इतना दखल अंदाज कर रहा था, ये तो इवन प्रेसिडेंट को भी गालियां निकालता था सबके सामने, इतना वाहियात किस्म की बातें करता है ये। तो मैंने बड़ी दफा इसको मौका दिया, पहले भी एक दो बार इसको मौका दिया, इसने आके मेरे से अपोलोजाइज किया, तो मैंने फिर इसको बोला चलो ये सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। कल जब इसने गालियां निकाल रहा था, इसको इधर बुलाया, एमिकेबली सेटल करूं, सब अफसर बैठे हुए थे। जब ये इधर आया तो मैंने इसको बोला भाई ये तेरे को मैं बड़ा नाजुक मसला है, इसको मैंने सॉर्ट आउट करना है। तो इसने एकदम कुर्सी भगा के मारी सबके सामने और गड़गड़ मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, जाओ जो मर्जी कर लो, ऐसे करता करता बाहर चला गया। जब गया तो मैंने कहा भाई यू आर फायर्ड। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी भाई इसको निकालना, मेरी इंटेंशन थी इसको समझाना भाई तू एक समझदारी से काम कर और सबसे मिलके काम कर, प्रोटोकॉल के अंदर कर। प्रोटोकॉल के अंदर काम कर। ये कहता है कोई सीनियर मैं नहीं मानता, किसी की ऑर्डर नहीं सुनूंगा, मैं जैसे दिल करेगा वैसे काम करूंगा, इस तरीके से तो बातें करता है। यहाँ जब इसको अब कहते हैं भाई अभी लीग का जोरावर चौक पर फंक्शन हो रहा है, उधर सब लीग के स्टाफ जा रहा है, कहता मैं नहीं जाता, मैं नहीं लीग का मेंबर नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाता, पार्टिसिपेट नहीं करता किसी काम में भी। तो ऐसे बंदे को कैसे रख सकते हैं आप? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भाई आपका बड़ा धन्यवाद भाई, आपने बड़ा पेशेंस से। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री चीज हमारे से देखना चाहते हैं, पैसे के मामले में, अलॉटमेंट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, सब हम आपको दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। इंडिविजुअल को भी हम कहते हैं भाई अगर आपको शक है तो आओ। जैसे राजेंद्र बिहार में सिर्फ एक गाड़ी है, अफसर का इधर से 14 किलोमीटर जाना पड़ता है, 14 किलोमीटर आना पड़ता है, फिर उसको कोर्ट में जाना, फिर उसमें रेवेन्यू अफसरों को जाना। तो ये गाड़ी तो हमें खरीदनी पड़ती है, तो उनको लगता है नहीं भाई ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ये ऑफिस कैसे चलेगा। आप ये ऑफिस देखो, इन्होंने तो क्राइम ब्रांच में भी कंप्लेन की है, आए थे इन्वेस्टिगेशन हो गई हुई है, सब उन्होंने सब कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशन की हुई है, और देयर हैज बीन नथिंग एडवर्स कम्युनिकेटेड टू अस। था ही नहीं। मैंने उनको अपने पूरे बैंक अकाउंट डीएसपी के सामने रख दिए थे, मैंने कहा देख लो, ठीक है ना। हमें भगवान के लिए ऐसे अभी इतनी पेंशन मिलती है, हमें कोई और एक पैसे की भी जरूरत नहीं है बाहर से लेने। लेकिन फौजी भाइयों के साथ जब अन्याय होता तो बड़ा न्याय हमारी तरफ से कोई नहीं है। हम इधर कोशिश कर रहे हैं इनकी हर तरह से हेल्प करने की। अब देखो, एक पत्रिका हमने पब्लिश करते हैं 25 साल से। ये पत्रिका किस लिए शुरू की? भाई इनको घर में बैठे हुए हर इंफॉर्मेशन मिले, और इसकी हमारा खर्चा होता है 65,000 रुपीज पर मंथ। हम इनसे मतलब 65 रुपीज पर मैगजीन एक महीने की उसकी कास्ट पड़ती है। हम इनसे अभी 30 रुपए टोटल चार्ज करते हैं, उसमें भी सब्सिडी देते हैं। और इसका वजह सिर्फ ये है,
और जो भी स्टाफ है हमारा, जैसे स्कूल का है, इधर का है, स्कूल के सिर से हमें एक पैसा नहीं मैनेजमेंट कमेटी लेती। ये हमारे इधर के जो एडिटोरियल स्टाफ है पत्रिका का, एक पैसा नहीं लेते। लेकिन ये 20 साल से चला आ रहा है, जो भी अफसर काम करेगा उसको 4 पैसे नहीं देंगे तो कोई भी नहीं काम करेगा। एक क्लर्क भी नहीं करेगा, पीएन भी नहीं करेगा, पैसे तो आपको देने पड़ते हैं। लेकिन हमने जो वर्कआउट किया हुआ है वो हम लैंड कास्ट के ऊपर जितना इंटरेस्ट आ रहा है हम सारे 90% जो है उसी में जमा करते जा रहे हैं, ताकि हमारा ये जो शॉर्टेज है वो पूरी हो और हमें जमीन पूरी की पूरी मिले। और इसमें ये सब बगैर प्रूफ के फैब्रिकेटेड और अनएथिकल चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अगर इस हाथ बच्चे को अफसर को निकालना नहीं होता, ये आपके पास कभी नहीं जाता। इसको निकाला तो ये दौड़ा आपकी मदद लेने के लिए, उनको बुला लिया एप्लीकेट्स को अपने फायदे के लिए। लेकिन इसने 2 घंटे इधर नहीं सर्व किया, भाई मैं जो चिट्ठियां लिख रही है सबको चिट्ठी लिखूं, ड्राफ्ट लिखूं, भेजूं, सब कुछ करूं। तो ये नक्शल मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ जो कह रहे हैं इनकी जो दर्द है हम समझते हैं, हमें इस बात पर अफसोस है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। सरकारों को भी थोड़ा हमें लगता है कि इस मैटर में इंटरवीन करना चाहिए, ताकि वो ये जो विवाद हैं बीच के सुलझ जाएं। ये सरकारों को भी इस मैटर में हमें लगता है थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए। उन्होंने करना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई डीसी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और जल्दी करानी चाहिए, क्योंकि जहां तक सरकार का ताल्लुक है हर लेवल पे हमने उनको बताया है, डिवीजन कमिश्नर को बताया है, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी को बताया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमारे जनरल साहब ने जाकर के ये सब चीजें उनके सामने पेश की है। तो ये हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है भाई इवन डिवीजनल कमिश्नर डीसी को ये नहीं पूछता भाई तुमने ये केस जो एक्विजिशन वाला है इसको क्यों नहीं एक्सपीडाइट करते। तो उसको जाके हम कैसे कहेंगे जब हम डीसी को अगर ये चीज बोलेंगे और वो हमें बोलता है अच्छा अभी आप जाइए मैं कर लूंगा, तो वो तो इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीजों में। ये उनकी तरफ से गलती है, भाई वो जो उन्होंने काम करना वो नहीं करना। हमारा जो काम है, जिस दिन हमारे पास जमीन आएगी बैलेंस, उसके 2 या 3 महीने के अंदर अंदर प्लॉट मार करके सबको लाट हो जाएगी। इस वक्त भी जितनी भी हम जमीन जहां भी खरीद सकते हैं वो हम थोड़े थोड़े करके लगातार इनको देते जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो ये मैटर बड़ा ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, जो बाहर से दिख रहा वैसा अंदर है नहीं, और जो अंदर से दिख रहा वैसा बाहर भी नहीं है, और बीच में ऐसा लगता है कि सरकारों के भी कुछ लूप होल हैं, थोड़ा ढीला ढाला रवैया, जिसकी वजह से सरवाइव जो है वो एक्स सर्विस मैनों को करना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि इसमें अगर सरकार थोड़ा सा इनिशिएटिव ले तो हो सकता है कि ये मामला सुलझ जाए और सभी को अपने अपने प्लॉट मिल जाए। लेकिन 20-20, 25-25 सालों से वो लड़ाई कर रहे हैं, अपना पैसा उन्होंने जेब से दिया हुआ है, तब दिया हुआ है जब वो सर्विस कर रहे थे, कितनी कम बचत की होगी, कैसे कैसे उन्होंने पैसा दिया होगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो चिंता करने का विषय है। इस खबर के ऊपर आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।